औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, we are studying the chapter number 8 chemical reactivity, and our today's topic is page number 224 8.1.3 alkaline earth matters. We have already studied the alkali matters from first group of periodic table. Now we are going to study alkaline earth matters. First of all, we have to see the place of alkaline earth matter in periodic table. ये periodic टेबल है। अब यहाँ पर देखिए, आप थर्ड चैप्टर पूरा पढ़ चुकी हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो कौन से ग्रुप को कहते हैं। आपको ये ओल्ड सिस्टम में periodic टेबल को 8th ग्रुप में डिवाइड किया गया, 8th ए में। नाउ दीज आर डिवाइडेड इनटू 18 ग्रुप्स। तो पहले जो है इसके 8th ग्रुप बने थे, और ये जो है ये इसका फर्स्ट ग्रुप हम स्टडी कर चुके हैं जो कि अल्कली मेटल्स कहलाता है। आज हम इसका सेकंड ग्रुप स्टडी करेंगे। तो सेकंड ग्रुप क्या कहलाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सेकेंड ग्रुप में हमने निमोनिक क्या बनाया था? बी माजी का सर बड़ा। तो आप ये देखें, हम इसको याद कैसे करेंगे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हैं। तो हमने क्या बनाया था? बी माजी का सर बड़ा। अब देखें, बी के लिए आ गया बेरिलियम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी सेकंड ग्रुप है, सेकंड ए ग्रुप है। तो बी। अब माँ के लिए हमने माँ जी, एम जी हो गया मैग्नीशियम, का कैल्शियम, सी ए, सर एस आर, बड़ा यानी दो आएंगे यहाँ पर, बड़ा बी ए और उसके बाद आर ए। तो क्या बन गया हमारे पास? ये ऑल 6 एलिमेंट्स आ गए सेकेंड ग्रुप के, यानी हमारे पास कौन सा ग्रुप है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। 1 2 3 4 5 6। बी माजी का सर बड़ा यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये सारे हमें याद हो गए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और इनको क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब अल्कलाइन किसको कहते हैं? आपने पढ़ा कि जो भी जितने भी कंपाउंड्स हैं या एसिड होते हैं या बेस होते हैं या फिर वो क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। यानी या तो वो नीले लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, या रेड को ब्लू कर देते हैं, या फिर लिटमस पेपर पे कोई भी असर वो कंपाउंड नहीं करते। तो इससे हमें पता चलता है, या और भी हम पीएच स्केल से भी देखते हैं कि कौन से एसिड हैं, कौन से बेस हैं और कौन से जो है वो क्या है? एम्फोटेरिक हैं। अब ये इनको अल्कलाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जब जितने भी ये मेटल्स हैं, इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो बेसिक होते हैं या अल्कलाइन होते हैं, यानी उनकी पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होती है। पीएच का भी आपने पढ़ा हुआ है कि पीएच जो है वो क्या होता है? स्केल होता है इसके, जो 1 to लेकर 14 तक। तो जिनका पीएच 1 to 7 तक होता है, यानी 7 से कम होता है और 1 से ज़्यादा होता है, वो एसिड्स होते हैं। जिन सॉल्यूशंस का पीएच जो है वो 7 होता है वो न्यूट्रल होते हैं। ये कौन सा है? वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है, उसका पीएच क्या होता है? प्योर वाटर का पीएच 7 होता है। अब 7 से 14 तक जिनका पीएच होता है तो वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। तो इन सब का जो है वो मेटल्स हैं, इनका जब सोल्यूशन बनाया जाता है, इनके सॉल्ट्स का सोल्यूशन बनाया जाता है, तो वो क्या होता है? उनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है, इसलिए अल्कलाइन होते हैं। अब इनको अर्थ क्यों कहते हैं? तो 19th सेंचुरी से पहले जो साइंटिस्ट थे, तो उस वक्त डेवलपमेंट होती रहती है साइंस में, साइंटिस्ट जो है ज़्यादा फिर उसमें रिसर्च करते हैं और न्यू फाइंडिंग्स होती हैं। तो 19th सेंचुरी से पहले क्या होता था कि जितने भी सब्सटेंस थे जो कि नॉन मेटेलिक थे या इनसॉल्युबल होते थे, या जिन पे फायर जो है वो बिल्कुल अनचेंज होते थे, फायर से जिन पे इफेक्ट नहीं करती थी फायर, तो उन सारे के सारे सब्सटेंसेस को 19th सेंचुरी से पहले अर्थ कहते थे। क्या कहते थे? अर्थ। अब ये जो अर्थ थे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है,
तो ये अल्कली से रिजेंबल करते थे, तो इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ्स कहते थे। यानी वो सब्सटेंस थे, एलिमेंट्स नहीं थे, बल्कि क्या थे, वो सब्सटेंस थे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की मैंने आपको, लाइम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड, तो उसको वो क्या कहते थे, क्योंकि ये अल्कली की तरह बिहेव करते थे, तो इनको अल्कलाइन अर्थ फिर कहने लग गए। लेकिन उसके बाद जब न्यू रिसर्च हुई, फाइंडिंग हुई, तो पता चला कि ये जो सब्सटेंसेस थे ये तो एलिमेंट्स हैं ही नहीं, ये क्या हैं, ये उनके ऑक्साइड्स हैं। तो फिर जिन मेटल्स के ऑक्साइड थे उनको भी अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाने लगा। तो फिर जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड था, तो ये कैल्शियम का ऑक्साइड है, तो इसलिए कैल्शियम को क्या कहा जाने लगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो फिर जब मेंडलीव ने उसके बाद प्रोडक्ट टेबल बनाया, तो प्रोडक्ट टेबल में जब इन एलिमेंट्स को, इन मेटल्स को उसने सेकंड ग्रुप में रखा, और ये सेकंड ग्रुप को फिर उसने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दिया। ये अब ये सेकंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल इसीलिए कहते हैं कि वो ऑक्साइड्स जो इन मेटल्स के थे वो क्या थे, अल्कलाइन थे। और चूंकि इन जो ऑक्साइड्स को पहले अल्कलाइन अर्थ कहा जाता था, अब जब उनको पता चला कि ये तो एलिमेंट्स हैं, ये कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स तो हैं ही नहीं, तो फिर जिनके एलिमेंट्स के कंपाउंड थे उन मेटल्स को या उन एलिमेंट्स को भी फिर उन्होंने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दे दिया। अब हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब प्रोडक्ट टेबल में जाएं तो देखें सेकंड ग्रुप में है, तो इसका जो है प्रोडक्ट टेबल में इसका एटॉमिक नंबर जो है बेरिलियम का क्या है, सबसे पहले जो है बी है, तो इसका एटॉमिक नंबर हम सबका लिख लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 4, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 38। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एटॉमिक नंबर इससे ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, तो हम यहाँ तक लिख लेते हैं, या आप लोगों ने खुद करना हुआ तो आपने आगे देख लेना है, खुद लिख लेना है। अब यहाँ पे क्या है कि ये हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर करें तो बी ई की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे करेंगे, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, क्योंकि 4 ही हैं। तो अब हम शेल के नाम नहीं लिखते, हम लिखते जाते हैं। इसमें फर्स्ट शेल में 2 होंगे, सेकंड शेल में 8 होंगे, और थर्ड शेल में कितने होंगे 2। एक एक शेल जो पीरियड का नंबर बढ़ता है तो एक एक शेल जो है वो बढ़ता जाता है। अब इसका देखें, पहले में 8 हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में भी 8 हैं, तो कितने हो गए 2 और 8 10, और 8 18, और फोर्थ में कितने हैं 2। इसका देखें, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, यहाँ पे आप देखें स्टार्शियम का 38 है, तो इसकी शेल भी 2 8, ये थर्ड शेल में 3D भी स्टार्ट हो जाता है, तो 3D आ जाता है यहाँ पर। इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में थर्ड जो है उसमें 18 होते हैं, तो 18 8 और 2। अब आप देखें कि अब सारे के सारे उनके जो आउटर मोस्ट शेल है उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। सबके आउटर मोस्ट शेल में, ये सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। और ये जो है इसी वजह से ये जो है बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये फ्री उसमें नहीं पाए जाते, बल्कि ये फ्री स्टेट में नहीं होते, बल्कि ये कंबाइंड होते हैं दूसरों के साथ। ये जब भी अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाते हैं तो ओर्स की सूरत में, यानी दूसरों के साथ कंपाउंड बनाए होते हैं, तो फ्री स्टेट में ये कहीं पे भी पाए नहीं जाते। अब ये क्यों इस तरह होती हैं, क्योंकि इनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। इनका जो आसानी से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स की तरह, जैसे अल्कली मेटल्स में हमने पढ़ा था कि ये इजीली अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं, लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका जो है ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो अपनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से ही ये क्या है कि बहुत ज़्यादा ये बेसिक होते हैं, बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन होती है, और वो कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। अब ये कैसे कि जैसे ये देखें, मैं आपको बेरिलियम का 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन है। हम कैल्शियम की एग्जांपल ले लेते हैं। कैल्शियम की लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब कैल्शियम में से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाता है,
तो इसका कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर क्या है, 2 8 8 एंड 2। अब जब यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 2 8 8। अब इसका एक शेल जो है वो निकल जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे वो उसने लूज कर दिए। तो जितने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 2 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे और 2 नेगेटिव चार्ज जो है कम हो जाएंगे, इसलिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये कैटायन बना देगा। इसी तरह सारे के सारे जो हैं वो 2 पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजीली डोनेट कर देते हैं क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसी तरह जिस तरह अल्कली मेटल्स का मैंने आपको बताया कि अल्कली मेटल्स की तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट टेबल के लास्ट में जो राइट साइड पे जो ग्रुप्स हैं वो इनसे ले लेते हैं और फिर जो वो एनायन बना देते हैं। तो ये ज़्यादातर फिर आयनिक कंपाउंड बना देते हैं, अल्कली मेटल्स की तरह ही ये क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बना देते हैं। अब इसमें जो ये एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो होता है ये ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो ये ज़्यादा होता जाता है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बेरिलियम का है और सबसे ज़्यादा किसका होगा, रेडियम का होगा। अब इसी वजह से इनकी जो एसिडिक और बेसिक नेचर है वो भी इसी पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो ऊपर से नीचे कम हो रही है तो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी टॉप टू बॉटम ज़्यादा हो रही है तो इनका बेसिक करैक्टर भी साथ ही ज़्यादा हो रहा है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो बेरिलियम जो है वो समवट एम्फोटेरिक होता है, जबकि रेडियम जो है वो हाईली बेसिक होता है। तो ये हाईली बेसिक है और ये एम्फोटेरिक है, यानी ये एसिडिक और बेसिक दोनों करैक्टर्स इसमें पाए जाते हैं। तो जो जो हम नीचे आते हैं तो बेसिक करैक्टर बढ़ता जाता है, तो इसलिए रेडियम जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, अब इसमें जो है अर्थ में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वो मैग्नीशियम और कैल्शियम है, जबकि रेडियम बहुत रेयरली पाया जाता है। रेडियम जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसके सारे के सारे आइसोटोप्स हैं वो रेडियो एक्टिव हैं, तो ये ज़रा एक्सपेंसिव मेटल है। और ये जो है रेडियम है, पहले पहले जो है ज़्यादातर ट्रीटमेंट कैंसर का जो है रेडियम से किया जाता था, लेकिन अब उससे ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव मेटल्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ढूंढ लिए गए हैं, तो इसलिए रेडियम को अब इतना नहीं इस्तेमाल किया जाता था। पहले कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादातर रेडियम इस्तेमाल किया जाता था। जो इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, क्योंकि ये जो है लिविंग बायो एलिमेंट्स कहलाता है, तो उसमें भी कैल्शियम जो है वो जो लिविंग आप देखें कैल्शियम बोन्स में पाया जाता है, टीथ में पाया जाता है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जो बायो एलिमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबंडेंट 6 एलिमेंट्स हैं, जैसे कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और उसके साथ साथ कैल्शियम भी जो है ये बड़ी मिकदार में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि बुक में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। दिस एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप सेकेंड ए आर कॉल्ड अल्कलाइन earth metals. The name of this group is due to they produce the alkalis and are widely distributed the earth crust. क्या है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनको क्या कहते हैं, इनको अल्कलाइन क्यों कहते हैं और अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं। द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, देयर वैलेंस सब शेल इज s, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुकी हूँ, अब जो आपकी बुक में कोई एक्स्ट्रा होगा तो साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ। दे लूज द 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म m पॉजिटिव। m जो है वो जनरल इसका एलिमेंट दिया हुआ है, सबके लिए m लिखा हुआ है, सबके जो है सिंपल्स डिफरेंट है तो सबको कंबाइन जनरल करके m लिखा हुआ है, तो ये m+2 बना देते हैं। जैसे कैल्शियम है तो Ca+2 बना देगा, स्ट्रोंशियम है तो Sr+2, मैग्नीशियम है तो वो Mg+2 बना देगा। देयर आयनाइजेशन एनर्जीज आर लो। There are 6 alkaline earth metals including beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. They become stable by attaining the electron configuration of noble gases by losing their outermost electrons. तो क्या है नोबल गैसेस, कौन सी होती हैं नोबल गैसेस? पीरियोडिक टेबल में आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा था। ये जो लास्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नोबल गैसेस। इन आखिरी जो आउटर मोस्ट या वेलेंस शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस
इसलिए हर एक जो है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सारे के सारे एलिमेंट्स ये चाहते हैं कि उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी उनकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी हो जाए। तो इसका भी आपको यही लिखा हुआ है कि ये जो सेकंड ए के हैं ये लूज़ कर देते हैं, लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं ताकि वो नोबल गैसेस जैसी कॉन्फ़िगरेशन बना लें। जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये देखें, जब इसने कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो 2 8 8 ये नोबल गैसेस जैसी कॉन्फ़िगरेशन इसने बना ली। इसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 8 and 2 10 और 8 18। और देखें नोबल गैसेस में 18 एटॉमिक नंबर एर्गॉन का है, तो इसने एर्गॉन जैसी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली। इसी तरह इसके देखें, जब आप Mg में है, मैग्नीशियम में 12 है, जब ये 2 दे देगा तो उसके 10 रह जाएंगे। तो ये देखें 10 नियॉन का है, तो ये नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अटेन कर लेगा। तो यही लिखा हुआ है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, या हम ये कह सकते हैं ताकि वो नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अटेन कर लें। They become stable by attaining the electronic configuration of noble gases by losing their outermost electron. जब वो outermost electron lose कर देते हैं तो उनकी जो configuration होती है वो noble gases जैसी हो जाती है। These metals are often found in the form of sulfate. ये metals मैंने आपको पहले कहा था highly reactive हैं, तो ये free state में नहीं होते बल्कि किस में? सल्फेट में पाए जाते हैं। तो सल्फेट में जो इनकी एग्जाम्पल दी हुई है वो कौन कौन सी है? अगर वो कैल्शियम का सल्फेट है तो उसको जिप्सम कहते हैं, अगर वो मैग्नीशियम का सल्फेट है उसको इप्सम कहते हैं, और बेरियम का है तो उसको बेराइट कहते हैं। यानी ज़्यादातर जो है इनका कंपाउंड जो है वो सल्फेट की फॉर्म में होता है। अब हम इसके अक्रेंस पढ़ेंगे कि ये अर्थ में जो है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो अर्थ में हम देखते हैं कि इसकी अक्रेंस किधर है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, बार बार वही बात रिपीट की जा रही है कि लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, सो दे आर वेरी रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है कि दूसरों के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। तो लो आयनाइजेशन एनर्जी यानी कम एनर्जी चाहिए होती है। जाहिर सी बात है कि जिसमें कम एफर्ट लगती है तो वो काम बंदा आसानी से कर लेता है। तो यही बात है कि इसमें एनर्जी कम यूज़ हो रही है, तो इसलिए वो जल्दी से वो रिएक्ट कर लेते हैं दूसरे, तो कम ज़्यादा रिएक्टिव है और जल्दी से लो एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी है। तो जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है? द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। तो किसी के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी। तो इनकी अल्कली मेटल्स की भी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की भी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। That is why they do not occur free in state. Beryllium occur in nature in small amount in the form of beryl. जो beryllium होता है वो कम मिकदार में पाया जाता है, जबकि मैग्नीशियम और कैल्शियम बहुत abundant है। Magnesium and calcium are present with sodium and potassium in rocks. जो रॉक्स में पाए जाते हैं मिनरल्स जो हैं या ओर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये सोडियम और पोटाशियम के साथ पाए जाते हैं। मैग्नीशियम हेलाइड्स, हेलाइड्स का मतलब है जो हेलोजन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं। हेलोजन क्या होते हैं? 7th ग्रुप के एलिमेंट्स को हेलोजेंस कहते हैं। तो मैग्नीशियम जब 7th ग्रुप के साथ मैग्नीशियम हेलाइड बनाता है तो ये सी वाटर में होता है। मैग्नीशियम इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का पता है आपको, बायो में आपने पढ़ा है। क्लोरोफिल क्या होता है? जो ग्रीन जो फोटोसिंथेसिस के लिए पत्तों में पाया जाता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं, यानी जिसकी वजह से पत्ते हमें ग्रीन नज़र आते हैं, तो वो क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो ये क्लोरोफिल की कंपोजिशन में यानी उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है मैग्नीशियम। कैल्शियम इज़ फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम फ्लोराइड। अब कैल्शियम किस में? सारे के सारे जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो किस में? अपनी ओर्स की फॉर्म में या अपने कंपाउंड्स की फॉर्म में होते हैं। ज़्यादातर हमने पढ़ा कि सल्फेट की फॉर्म में होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो कैल्शियम नेचर में पाया जाता है वो फॉस्फेट और फ्लोराइड की फॉर्म में पाया जाता है। फ्लोराइड यानी फ्लोरीन के साथ जब अमल करता है। कैल्शियम इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं टोटल 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उन 16 में जो को बायो एलिमेंट्स कहते हैं, और वो 16 में भी 6 जो हैं वो मोर एबंडेंटली पाए जाते हैं, और जो ये कैल्शियम है वो उनमें से एक है। यानी आपने पहले पढ़ा होता है कि कैल्शियम जो है वो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो ये इसलिए कैल्शियम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत एबंडेंटली पाया जाता है। इट अकर्स एज स्केलेटल मटीरियल
कहाँ कहाँ पे होता है? स्केलेटल यानी जो जिस्म का ढांचा बनता है, बोन्स का। टीथ में होता है, एग शेल में होता है, एटसेट्रा। रेडियम इज अ रेयर एलिमेंट। रेयर का मतलब होता है जो बहुत ही कम मिकदार में होता है, बहुत ही कमियाब उर्दू में उसको कहते हैं। तो रेयर एलिमेंट है, इट इज़ रेडियो एक्टिव इन नेचर। रेडियो एक्टिव जिससे जो है वो हर वक्त रेज जो है वो खुद ब खुद निकलती रहती हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसको चूँकि रेडियो एक्टिव है तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता था। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।